कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 8 कार्बन एवं उसके यौगिक के वीडियो के इस भाग में आज हम समझेंगे हाइड्रोकार्बन की परिभाषा, हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण और उनका नामकरण। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें ताकि एक्सीलेंट लर्निंग के वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन एवं इसके वर्गीकरण के बारे में। कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे CH4 यानी मेथेन, C2H6 यानी एथेन, C2H4 एथीन और C2H2 एथाइन इत्यादि। यानी कि हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जिसमें एक हाइड्रोजन है, कार्बन है। हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिलकर के यदि यौगिक बनाते हैं तो उन्हें हम हाइड्रोकार्बन यौगिक कहेंगे। जैसे मेथेन है, यहाँ पर इसमें एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन आपस में मिलकर के मेथेन यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तो यह एक हाइड्रोकार्बन है। और इसी तरह से एथेन, एथीन और एथाइन। सामान्यतया क्या होता है कि परमाणु जो होते हैं वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं और अपनी स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे परमाणु से संयोग करते हैं और अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु जो होते हैं वो सामान्यतः प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं मुक्त अवस्था में, तो वे स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे परमाणु से संयोग करके अणु बनाएंगे और फिर प्रकृति में पाए जाते हैं। तो इसी तरह से कार्बन परमाणु भी अपना स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए दूसरे परमाणु जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर से संयोग करके अणु का निर्माण करता है और उसे हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। कोई भी परमाणु होता है वह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। वह अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करेगा कि कोई दूसरा परमाणु है उसके साथ संयोग करेगा और अणु बनाएगा, तब वह जाकर के प्रकृति में स्थायित्व प्राप्त कर सकता है और पाया जाता है। और यही प्रवृत्ति कार्बन परमाणु की भी होती है। वह भी अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे परमाणु जैसे दूसरा कार्बन ही या हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के साथ संयोग करता है और अणु बनाता है, जिसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और ये कार्बनिक यौगिक के रूप में प्रकृति में पाया जाता है। अब हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन का जो वर्गीकरण है उसको मुख्यतया 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है विवृत श्रृंखला युक्त, जिसके अंदर अचक्रीय यानी जिसमें चक्र नहीं हो, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन वे होते हैं एलिफेटिक यौगिक। तो विवृत श्रृंखला युक्त पहला है और दूसरा है सवृत्त श्रृंखला युक्त। अब इसमें चक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी ये साइक्लिक होता है, वलय इसके अंदर होती है। तो ये हाइड्रोकार्बन के 2 मुख्य भाग हैं, विवृत और सवृत्त श्रृंखला युक्त। अब विवृत श्रृंखला युक्त जो हाइड्रोकार्बन है ये आगे पुनः 2 शाखाओं में विभक्त हो जाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये मेथेन है, इसके अंदर ये कार्बन एक है और यह सिंगल बॉन्ड से एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, इधर भी सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से। तो इस तरह से यह एकल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, तो यह संतृप्त होता है। इसी प्रकार से एथेन में हम देख सकते हैं 2 कार्बन होते हैं C और यह तीनों सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यह भी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। और इस तरह से C2H6 एथेन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसी तरह से असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है यह भी 2 भागों में 2 शाखाओं में विभक्त है। एक है एल्कीन
दूसरा एल्काइन। एल्कीन के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध यानी डबल बॉन्ड होता है, जैसे एथीन और प्रोपेन। इन उदाहरणों को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे एथीन यानी सी डबल बॉन्ड सी, एथ में 2 कार्बन आ गए, सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ ये हाइड्रोजन से जुड़े हुए चारों वैलेंसी हो गई इनकी कंप्लीट, और यहाँ यह कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध है, डबल बॉन्ड है, इसीलिए यह एल्कीन है और यह असंतृप्त है, क्योंकि संतृप्त तो वही होंगे जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड के अलावा यदि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो असंतृप्त के अंदर आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड यानी एल्कीन, यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह से अब हम देखते हैं एल्काइन हाइड्रोकार्बन। तो एल्काइन के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे एसिटिलीन, प्रोपाइन इत्यादि। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, एसिटिलीन यानी सी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, ये 3 बंध है, और चौथा बंध ये हाइड्रोजन के साथ बना लेते हैं। तो इस तरह से कार्बन और कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वह भी एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यह एल्काइन होता है। तो इस तरह से एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गए हैं। और यहाँ हमने देखा संतृप्त के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, तो वह संतृप्त हो गया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ हमने देखा था समवृत्त श्रृंखला युक्त यानी चक्रीय हाइड्रोकार्बन। चक्रीय हाइड्रोकार्बन की कितनी शाखाएं होती हैं? चक्रीय हाइड्रोकार्बन को आगे 2 भागों में विभक्त किया है। एक है एलिसाइक्लिक यौगिक, ये एलिफेटिक होते हैं। दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं? एलिसाइक्लिक यौगिक होते हैं, ये एलिफेटिक होते हैं, और यदि हम इन्हें जलाएं तो धुआं नहीं निकलेगा, लेकिन ज्वाला के साथ ये जलते हैं, बिना धुएं की ज्वाला। तो इसका उदाहरण है यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में ये हेक्सेन यानी 6 इसमें कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, सभी सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसलिए ये एलिसाइक्लिक यौगिक है। यदि इसको जलाया जाए तो धुआं नहीं होगा, लेकिन ये ज्वाला के साथ जलेंगे, तो इस तरह के यौगिक एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, इनको यदि हम जलाएं तो काला धुआं भी निकलेगा, और ये एरोमेटिक गुण दर्शाते हैं। एरोमेटिक यानी एक एरोमा होती है, एक खुशबू, एक स्मेल इनको जलाने पर बाहर निकलती है, इसीलिए ये हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे बेंजीन। बेंजीन के अंदर ये 6 कार्बन होते हैं। ये 6 कार्बन आपस में एक वलय से जुड़े हुए रहते हैं और एकांतर क्रम में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के द्वारा यह वलय बनी हुई होती है। इस तरह की स्ट्रक्चर वाले हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, और इनमें एक अलग तरह की एरोमा होती है। तो यहाँ हमने देखा कि जो समवृत्त श्रृंखला युक्त है, 2 प्रकार के हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब हम समझेंगे कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस तरीके से किया जाता है, किस तरह से उनकी पहचान बनती है। तो असंख्य कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनको पहचानने और समझने के लिए उनका नामकरण करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके लिए नामकरण की कई पद्धतियां भी हैं, और जिनमें से जो प्रमुख पद्धतियां हैं वो हमारे कोर्स में दी गई है। जैसे रूढ़ पद्धति, जिसे ट्राइवल सिस्टम कहते हैं, और उसके बाद है व्युत्पन्न पद्धति, डेराइव्ड सिस्टम, और सबसे इम्पोर्टेंट है और IUPAC पद्धति, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इन
सभी का हम एक एक करके अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं रूढ़ पद्धति यानी ट्राइबल सिस्टम के बारे में। तो जो ट्राइबल पद्धति होती है यानी रूढ़ पद्धति, इस पद्धति के अंदर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके प्राकृतिक स्रोत अथवा गुणों के आधार पर किया जाता है। रूढ़ पद्धति यानी जो पद्धति देखते ही हमें ये पता चलता है कि वह यौगिक है, कहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है, और उस यौगिक को देखते ही ये पता चलता है कि इसमें ये गुण है, तो उन गुणों के आधार पर और जहाँ से वह यौगिक हमें प्राप्त हो रहा है यानी प्राकृतिक स्रोत के आधार पर उस यौगिक को जो नाम दे दिया जाता है वह नाम रूढ़ पद्धति के अनुसार दिया जाता है। इसके हम कुछ उदाहरण भी देखते हैं, जैसे मेथेन CH4, इसका रूढ़ नाम है मार्श गैस। मार्श गैस इसको नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि मेथेन जो हमें होता है वो दलदल से प्राप्त होता है, यानी मार्शी जो जगह होती है वहाँ से प्राप्त होता है। तो जिस जगह से प्राप्त हुआ उसी जगह के अनुसार इसका नाम रख दिया है रूढ़ पद्धति के अनुसार मार्श गैस। और इसी तरह से मेथेनॉल यानी CH3OH, इसको नाम दिया गया रूढ़ नाम कास्ट स्प्रिट। कास्ट यानी लकड़ी के भंजक आसवन से जो प्राप्त होता है वह मेथेनॉल कहलाता है। मेथेनॉल है इसीलिए उसको कास्ट स्प्रिट रूढ़ नाम दे दिया गया है। इसी तरह से एसिटिक एसिड CH3COOH, यह सिरके के लैटिन नाम एसिटम से लिया गया है। और फॉर्मिक एसिड HCOOH, यह फॉर्मिका यानी चींटी से प्राप्त होता है, तो चींटी को फॉर्मिका कहते हैं, तो इसीलिए इस फॉर्मिका से ही इसका नाम फॉर्मिक अम्ल रख दिया। लैक्टिक एसिड, चूँकि यह जो लैक्टिक एसिड होता है यह दूध से प्राप्त होता है जिसे लैक्टम कहते हैं, तो दूध से यानी लैक्टम से प्राप्त होने के कारण इसको लैक्टिक एसिड नाम दे दिया। तो ये कुछ रूढ़ नाम के उदाहरण हमारे पास में हैं। रूढ़ पद्धति के अंदर अशाखित जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, रूढ़ पद्धति में जो शाखाएं नहीं बनती है वो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जिन हाइड्रोकार्बनों में शाखाएं नहीं होती है, सीधी एक सरल रेखा में ही होते हैं, उन्हें नॉर्मल यौगिक कहते हैं। कोई तरह की ब्रांच इनके अंदर नहीं बनती है। जैसे यहाँ एक हम उदाहरण देखते हैं एन पेंटेन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो पेंटेन का एग्जाम्पल हमारे सामने है इसमें किसी भी तरह की शाखा नहीं है, यह अशाखित हाइड्रोकार्बन है, इसीलिए इसे नॉर्मल पेंटेन या एन पेंटेन नाम दिया गया है। तो एक हो गया नॉर्मल पेंटेन यानी एन पेंटेन, और फिर आता है आइसो समूह। तो ऐसे समूह जिनमें इस तरह की दो ब्रांच बन जाती है, ऐसे समूह को हम आइसो कहते हैं। जैसे आइसोपेंटेन, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये दो ब्रांच बनी हुई है और 5 कार्बन है, तो ये आइसोपेंटेन होता है। और फिर अगला आता है नियो ग्रुप के अंदर चारों तरफ से शाखाएं निकलती है, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये पेंटेन नियो पेंटेन इसलिए क्योंकि 5 कार्बन है इसके अंदर, इसलिए पेंटेन हो गया। नियो इसलिए क्योंकि चारों तरफ से इसकी शाखाएं निकल रही है, इसलिए ये नियो ग्रुप का सदस्य हो गया है। तो यहाँ हमने रूढ़ पद्धति के अंदर जो हाइड्रोकार्बन है वो 3 तरह के देखे हैं, अशाखित यानी नॉर्मल, और दूसरा जिसमें एक शाखा है उसे आइसो, और चारों तरफ जो शाखाएं हैं वो नियो, नॉर्मल, आइसो और नियो। ये नियो पेंटेन का उदाहरण है। अब हम देखते हैं व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति के अंदर कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनका नामकरण उनके सरल यौगिकों का व्युत्पन्न यानी सरल यौगिकों से वे बने हुए हैं यह मान करके किया जाता है। कुछ उदाहरणों से यह और स्पष्ट हो जाता है, जैसे मेथेन CH4 से, तो यह सरल यौगिक का व्युत्पन्न यहाँ पर हम देख सकते हैं। यह सरल यौगिक है मेथेन और इनसे बना है यह CH है, इसकी 2 शाखाएं हैं CH3 और ये CH3।
इसको हम कहेंगे ट्राई मेथिल मेथेन, यानी 3 मेथिल ग्रुप है, नंबर 1, 2 और ये 3 मेथिल ग्रुप इस मेथेन से यानी एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको नाम दे दिया ट्राई मेथिल मेथेन। इसी तरह से कार्बिनोल, CH3OH कार्बिनोल है, सरल यौगिक है और यह इसको नाम यदि इसमें एक कार्बन और जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा मेथिल कार्बिनोल। यह तो कार्बिनोल है, ये मेथिल जोड़ दिया और इसी तरह से इस कार्बिनोल में 2 कार्बन वाला सदस्य जोड़ दिया तो ये एथिल कार्बिनोल हो गया। और यह इस तरह की जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल, ये देखिए आइसोप्रोपिल हो गया। ये आइसो इसलिए हो गया क्योंकि 2 ब्रांचेस हैं, 3 कार्बन है, इसलिए आइसोप्रोपिल हो गया। और एथिल ये 2 कार्बन वाला ग्रुप हो गया और मेथिल ये मेथिल ग्रुप हो गया। तो इस तरह से उन्हें अल्फ़ाबेट के हिसाब से मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल ये कार्बिनोल नाम दे दिया गया है। अब एसिटिक एसिड के अंदर हम देखते हैं कि एसिटिक एसिड के साथ इस तरह की स्ट्रक्चर है, तो ये हो गया आइसोप्रोपिल, ये हो गया आइसोप्रोपिल और फिर ये एसिटिक एसिड। तो इस आधार पर इसको यह नाम इसका व्युत्पत्ति हो गया है। तो आज हमने समझा कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन की परिभाषा, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण और उसके बाद हमने कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति में देखा, रूढ़ पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति को समझा, उसके उदाहरणों को देखा और किस जगह से उनकी व्युत्पत्ति हुई है, रूढ़ नाम किस तरीके से दिए इनको समझा। और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम पद्धति IUPAC को हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।